गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आपने जो हमारे जो साधारण वाक्य थे उनका आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना सीखा था। अभी मैंने कुछ इसके 2-3 ही एग्जाम्पल करवाए हैं। अभी मैं इसके 2-3 एग्जाम्पल और करवा देता हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि यदि आरवी के वाक्य में यदि केवल सैड आ जाए तो उसको बेटा अपन सैड में ही बदलते। कंडीशन क्या है उसकी? यदि आरएस के वाक्य में सेकंड पर्सन नहीं हो तो। अच्छा, दूसरी कंडीशन, यदि आरवी के वाक्य में तो मिल जाए अपने को केवल सैड और आरएस के वाक्य में मिल जाए अपने को सेकंड पर्सन, तो बेटा जो आरवी का जो सैड है वो भी टोल्ड में बदला जाता है। ठीक है ना। अच्छा, यू है वो सेकंड पर्सन होने के नाते ऑब्जेक्ट अनुसार, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं होता है, तो जो भी कोई अपना इमेजिनरी काल्पनिक जो ऑब्जेक्ट है वो अपन मानते हैं। काल्पनिक ऑब्जेक्ट अपन कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जो मी है वो एक यूनिवर्सल क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। तो कल मैंने ये बताया था। अब इसके आगे के जो अपन वाक्य हैं वो मैं आपको शुरू कर रहा हूँ। ठीक है। इसमें भी कुछ अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है ना। तो ध्यान से पढ़ना है। ठीक है ना। समझ में नहीं आए तो आप बता सकते हो। तो बेटा ये एक अलग प्रकार का सेंटेंस है। अब तक आपने देखा होगा कि जो हमारा आरएस का जो वाक्य है, आरएस का जो वाक्य है, उस आरएस के वाक्य में केवल बेटा एक सेंटेंस मिलता था। ठीक है ना। अब देखो इस आरएस के वाक्य में मिल गए 2 सेंटेंस। ठीक है। अच्छा, 2 सेंटेंस मिल गए। जैसे एक तो है आई वेंट टू मार्केट, और मार्केट के आगे बेटा फुल स्टॉप है। जो मार्केट है ना, इसके आगे फुल स्टॉप है। तो एक तो ये हो गया हमारा, और एक इसके आगे है आई बोट सम थिंग्स फॉर माई चिल्ड्रन। अच्छा, अब इसका अपने को इनडायरेक्ट कैसे बनाना है? तो ये जो सेंटेंस है हमारा, ये सेंटेंस तो हो गया आरवी का सेंटेंस। ठीक है। और ये जो सेंटेंस है पूरा, ये हो गया आरएस का सेंटेंस। अच्छा, आरवी में तो एक ही परिवर्तन करते हैं, और वो परिवर्तन करते हैं सैड अथवा सैड टू को वाक्य के अनुसार बदलना। ठीक है। चूंकि यहाँ पर ये साधारण वाक्य है तो यहाँ पर सैड अथवा सैड टू, सैड को तो सैड में, सैड टू को टोल्ड में, तो यहाँ पर क्या जाएगा? ही टोल्ड मी। कोमा और इन्वर्टेड कोमाज हैं वो बदल जाते हैं साधारण वाक्य में दैट में। तो ये वाक्य बन गया ही टोल्ड मी दैट। अब इसके आगे बेटा आई। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये है आई। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है। यहाँ पर आई देखो कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। भाई पर्सन तो फर्स्ट है, तो फर्स्ट पर्सन को आपने किसके अनुसार बदल दिया? सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया। अब इसका केस देखो कौन सा केस है? ये सब्जेक्टिव। तो बेटा जैसा केस यहाँ पर होता है, यहाँ पर मतलब आरएस में होता है, जैसा केस आरएस में होता है वैसा ही केस अपन आरवी में से लेते हैं। यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस है तो अपन ही का भी क्या लेंगे? सब्जेक्टिव केस।
और ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। तो यहाँ पर जो आई था ये ही के अनुसार किस में बदल गया, ही में बदल गया। ठीक है। अब इसके आगे है वेंट। वेंट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये जो वेंट है ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म को किस में बदलते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर आ जाएगा हैड और इसकी थर्ड फॉर्म गॉन। ठीक है ना, ये गो की सेकंड फॉर्म है तो गो की अपने को थर्ड फॉर्म करनी है, तो गो वेंट गॉन। तो यहाँ पर आ गया ही हैड गॉन। ठीक है। अब इसमें कुछ परिवर्तन लायक नहीं है तो टू मार्केट का क्या जाएगा, टू मार्केट। लेकिन अब देखो जो इसका महत्वपूर्ण जो नियम है वो अब शुरू होता है। अब क्या है बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दूसरा वाक्य शुरू हो गया। ठीक है ना, दूसरा वाक्य शुरू हो गया। अच्छा, दूसरा वाक्य शुरू हो गया, जो यहाँ पर फुल स्टॉप काम में आ रहा है, फुल स्टॉप दे रखा है। यदि अपन यहाँ पर फुल स्टॉप का फुल स्टॉप लगा दे मार्केट के बाद, तो बेटा फिर इसमें तो दो सेंटेंस बन गए। और अपने को डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये कहता है कि भाई आरबी और आरएस यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंस होते हैं। इनको किसी कनेक्टिव वर्ड का, जो उपयुक्त जो कनेक्टिव वर्ड है, उस उपयुक्त कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग करके अपने को एक सेंटेंस बनाना है। तो देखो, अब तक तो ये आरबी और आरएस अलग अलग थे, इनको यहाँ पर आपने दैट से जोड़ करके एक सेंटेंस बना दिया। लेकिन यदि अपन मार्केट के आगे यदि फुल स्टॉप लगा दें और फिर आगे का वाक्य शुरू करें, तो बेटा फुल स्टॉप लगाते ही तो अपना वाक्य कंप्लीट हो जाता है, दूसरा वाक्य शुरू हो जाता है। तो अब ऐसी स्थिति में देखो, पहली बार आया ये सेंटेंस, पहली बार दिया मैंने, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में अपन क्या करें, ठीक है ना, ऐसी स्थिति में इसका मतलब यहाँ पर जो फुल स्टॉप है इसको तो अपने को हटाना पड़ेगा। अच्छा, हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कनेक्टिव वर्ड है उसका प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड क्या है, यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड आएगा एंड। एंड लगाते ही, एंड को लिखते ही ये जो फुल स्टॉप है वाक्य में प्रयुक्त, ये फुल स्टॉप क्या हो जाता है, हट जाता है। तो फुल स्टॉप तो यहाँ से हट गया एंड लगाते ही। लेकिन आगे का वाक्य देखो फिर साधारण है, ठीक है ना, तो साधारण है। अब यहाँ पर एक बात समझनी है, यदि इस वाक्य में, अब बात करते हैं अपन इस सेंटेंस की, भाई यहाँ तक तो ये अपना कंप्लीट हो ही गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन इस सेंटेंस की, ठीक है ना। यदि इस सेंटेंस में कहीं पर भी सेकंड पर्सन है, ध्यान से समझना, यदि इस सेंटेंस में जो आरएस में जो दूसरा सेंटेंस दे रखा है, इस दूसरे सेंटेंस में कहीं पर भी सेकंड पर्सन है, तो बेटा अपन सेकंड पर्सन को किस में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो वहाँ पर सैड टू की जगह क्या आया, टोल्ड। तो अपन यहाँ पर भी क्या कर देते, टोल्ड, ठीक है ना। अगर यहाँ पर इस सेंटेंस में कहीं पर भी सेकंड पर्सन होता तो यहाँ पर अपन टोल्ड करते, ये जो टोल्ड है ये यहाँ पर आ जाता। अब चूंकि इस वाक्य में कहीं पर भी सेकंड पर्सन नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सैड का सैड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, सैड। अब फिर इसके आगे कोमा और इन्वर्टेड कोमा शुरू हो गई, ठीक है ना। तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को साधारण वाक्य है तो साधारण वाक्य में किस में बदलते हैं, तो देखो एक यदि फुल स्टॉप आ जाए वाक्य में, एक फुल स्टॉप आ जाए तो यहाँ पर देखो एक फुल स्टॉप को हटाने के लिए यहाँ पर बेटा तीन शब्द का प्रयोग हुआ है। कौन कौन से, एंड, सैड, दैट। अच्छा, एंड तो हर प्रकार का जो सेंटेंस है उसमें शामिल होगा। जो एंड है ना, ये तो चाहिए हमारा साधारण वाक्य आ जाए, आगे फिर प्रश्नवाचक भी आ जाए चाहिए, ठीक है ना, इम्परेटिव भी आ जाए, एक्सक्लेमेटिव आ जाए। जहाँ पर फुल स्टॉप आ गया वहाँ पर अपने को एंड का प्रयोग तो करना ही है। अच्छा, अब इसके आगे जो आरएस में सेकंड वाक्य दे रखा है, इस वाक्य को देखते हैं। यदि ये वाक्य प्रश्नवाचक है, इस वाक्य की बात मेन, क्योंकि दो सेंटेंस दिए हैं तो मेन तो यही होगा हमारा, इसी में परिवर्तन होगा। यदि ये सेंटेंस हमारा प्रश्नवाचक है तो फिर यहाँ पर आस्क्ड आता।
इस वाक्य में कहीं पर सेकंड पर्सन है तो यहाँ पर टोल्ड आता। अब इस वाक्य में कहीं पर न तो ये प्रश्नवाचक है न इसमें सेकंड पर्सन है, तो साधारण है। साधारण में सैड या सैड टू को किस में, सैड को सैड में, सैड टू को टोल्ड में। तो यहाँ पर सैड है तो सैड का सैड। साधारण वाक्य है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा को दैट में। तो ये 3 शब्द आ गए यहाँ पर, एंड, सैड, दैट। ये आए समझ में? ठीक है। अब इसके आगे जो कुछ परिवर्तन लायक शब्द है उनको बदल देंगे। ठीक है। आई क्या है बेटा यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है इसका, ही। यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है तो ही का भी क्या लेंगे, सब्जेक्टिव केस। तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को किस में बदलते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर आ जाएगा हैड और गोट। ये भाई बाई की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। तो बाई की सेकंड फॉर्म गोट होगी, थर्ड फॉर्म भी गोट होगी, ठीक है ना, गोट। अब आगे क्या है, सम और थिंग्स फॉर। माई क्या है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है इसका, ही। वहां पर क्या है, पजेसिव केस, ठीक है ना। तो अपन ही का भी क्या लेंगे, पजेसिव केस। और ही का पजेसिव केस होता है इज, और चिल्ड्रन का क्या आ जाएगा, चिल्ड्रन। तो वाक्य हो गया हमारा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन टू मार्केट एंड सेड दैट। ये आ जाना चाहिए समझ में। मेन चीज तो यही है कि यहाँ पर एक फुल स्टॉप की वजह से, वाक्य 2 आने की वजह से यहाँ पर एंड सेड दैट कहाँ से आया, एक बार दोबारा से समझा देता हूँ, ठीक है ना बेटा। यदि ये वाक्य यहाँ तक होता हमारा, यहाँ तक, ठीक है ना, तो वाक्य हमारा यहाँ तक ही बन जाता, ठीक है ना, वाक्य यहाँ तक ही बन जाता। अब चूंकि यहाँ पर फुल स्टॉप दे रखा है, यदि अपन फुल स्टॉप का फुल स्टॉप लगा दे यहाँ पर, तो वाक्य तो 2 हो गए। अब देखो कहीं पर भी इसमें वो नहीं दे रखा है, फुल स्टॉप नहीं है, इसका मतलब ये एक ही सेंटेंस। यहाँ पर 3 सेंटेंस है, 1, 2 और 3। इन 3 सेंटेंस को उपयुक्त कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग करके, प्रीपोजिशन का प्रयोग करके अपने को एक सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ तक तो आपने बना दिया दैट का प्रयोग करके, ठीक है। अब यदि यहाँ पर अपन फुल स्टॉप लगाएं तो दिक्कत आ जाएगी, इसलिए यहाँ पर ये फुल स्टॉप आते ही एंड तो अपने आप ही आ जाएगा। इसके बाद अब वाक्य कैसा है, साधारण है तो सेड आ जाएगा, ठीक है ना, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट। यदि आगे का वाक्य प्रश्नवाचक है तो सेड की जगह पर आस्क्ड आ जाएगा, और कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पर इफ या वेदर आ जाता है। ये 3 शब्द आगे समझ में। इसके बाद जो परिवर्तन है वो परिवर्तन है, ठीक है ना, ही हैड बॉट सम थिंग्स फॉर हिज चिल्ड्रन। आए समझ में। देखो ये आजकल 2 साल से ये जो इस प्रकार के सेंटेंस हैं ये बेटा एग्जाम में पूछने लग गए हैं, ठीक है ना। पिछले 2 साल से तो कोरोना की है, लेकिन इससे पिछले 2 साल की बात करें, ठीक है ना, तो इससे पिछले 2 साल में इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो ज़्यादातर पूछने लग गए हैं, ठीक है ना। तो मैं इसी प्रकार का एक सेंटेंस और समझा देता हूँ, ठीक है। देखो बेटा ये इससे कुछ अलग सेंटेंस है तो उसी प्रकार का, क्योंकि इसमें फुल स्टॉप आ गया यहाँ पर, ठीक है ना, है तो ये उसी प्रकार का, लेकिन ये थोड़ा सा अलग प्रकार का है। तो इसमें देखो क्या है,
देखो इसमें भी 3 सेंटेंस है, एक सेंटेंस तो ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया। इन तीनों सेंटेंस को, ठीक है, उपयुक्त कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग करके, तीनों सेंटेंस को कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग कर करके एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना। तो वो सेंटेंस क्या बनेगा वो अपन देखते हैं अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर द टीचर का तो क्या गया, द टीचर। यहाँ पर सेड टू है, तो जो कि साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य के सेड टू को अपन किसमें बदलते हैं, टोल्ड में। हिम का क्या गया, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को दैट में। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद है यू। यू क्या है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है ना। दूसरी बात, यू क्या है यहाँ पर, सब्जेक्टिव केस, क्योंकि एक नंबर पर आ रहा है ये, ठीक है ना। दूसरा जो नियम था वो क्या था, क्रिया व सहायक क्रिया से पहले। तो देखो दोनों नियम यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, बाकी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो एक नंबर पर आ गया ये यहाँ पर, क्योंकि मॉडल एक सहायक क्रिया का भी रूप अदा करता है, रोल अदा करता है, तो इससे पहले आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस, ठीक है। लेकिन अब बात आती है, यू बेटा एक वचन भी है और बहुवचन भी। बात अपन यू की करें तो यू क्या है, एक वचन भी है और बहुवचन भी। अपने को पता कैसे लगेगा कि इस वाक्य में जो सेकंड वाक्य है, इस वाक्य में जो यू है ये एक वचन है या बहुवचन है। भाई इस वाक्य में जो यू प्रयुक्त हो रहा है, यू शुड, तो ये यू एक वचन है या बहुवचन है, इसका अपने को निर्णय कैसे करना पड़ेगा। ये जो निर्णय है ये कैसे करोगे, ये एक वचन है या बहुवचन है। इसके लिए बेटा जिस कर्ता के अनुसार या जिस ऑब्जेक्ट के अनुसार, जिस शब्द के अनुसार यू बदला जाता है, जैसे यहाँ पर यू है ये सेकंड पर्सन है, ठीक है ना, हिम के अनुसार बदला जाएगा। तो जिस सब्जेक्ट या जिस शब्द के अनुसार बदला जाता है यू, वो शब्द यदि एक वचन है तो यू भी क्या होगा, एक वचन होगा। वो शब्द यदि बहुवचन है तो यू भी क्या होगा, बहुवचन होगा। आए समझ में, यदि वो एक वचन है तो यू भी एक वचन है, और वो यदि बहुवचन है तो यू भी क्या है, बहुवचन है। आगे समझ में। तो बेटा यहाँ पर ये जो हिम है ये क्या है, एक वचन है, तो यहाँ पर यू भी क्या होगा, एक वचन माना जाएगा। तो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, तो इस वाक्य में जो सा केस आ रहा है वैसा ही केस अपन यहाँ से लेंगे। तो ये सब्जेक्टिव केस है, तो अपन हिम का भी क्या लेंगे, सब्जेक्टिव केस। हिम है, इसका भी सब्जेक्टिव केस, और हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पर मानेंगे नहीं, ठीक है ना। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही, तो यहाँ पर आ गया। आया समझ में, एक बार दोबारा से समझ लो। टीचर का तो टीचर आएगा, सेट टू गो टू में, हिम का हिम, कोमा इन्वर्टेड कोमा को दैट में। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या इसका, हिम। यहाँ पर क्या है ये सिंगुलर, क्योंकि हिम के अनुसार बदला जाएगा तो हिम तो सिंगुलर ही है। यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस है, तो हिम का भी क्या लेंगे, सब्जेक्टिव केस, और हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही, ठीक है भाई। अब यहाँ पर शुड का क्या आएगा, शुड। अब है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जनरली बेटा अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलते हैं, साधारणतः यही है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म में नहीं बदली जाएगी। इसका कारण, यहाँ पर जो प्रयुक्त जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म में क्यों नहीं बदली जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पर इसलिए नहीं बदली जाएगी क्योंकि जो वाक्य में प्रयुक्त जो शुड है ना, ये शुड, ये एक मॉडल है। शुड क्या है, मॉडल है, और मॉडल एक ऐसी चीज होती है जिसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो चाहे डायरेक्ट वाक्य हो, इनडायरेक्ट हो, एक्टिव हो, पैसिव हो, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, कहीं पर भी आप इसका प्रयोग करो तो यहाँ पर क्या आएगा,
मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर ओबे का क्या आ जाएगा, ओबे ही आ जाएगा, ओबे का क्या आ जाएगा, ओबे। ठीक है भाई। अब है यहाँ पर योवर, योवर क्या है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या इसका, हिम। अब यहाँ पर देख लो, केस देख लो, यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस था, यहाँ पर क्या आ गया, पजेसिव केस। तो जैसा केस यहाँ से है वैसा ही इसका लेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव था तो हिम का सब्जेक्टिव केस ले लिया, ये आ गया। यहाँ पर पजेसिव केस है तो हिम का क्या लेंगे, पजेसिव केस, और हिम का पजेसिव केस क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हिज, और एल्डर्स का क्या हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो बात आती है, फुल स्टॉप है, ठीक है ना। फुल स्टॉप आते ही वाक्य चाहे कैसा ही हो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंड का प्रयोग आ जाएगा। तो फुल स्टॉप आते ही एंड का प्रयोग आ जाएगा। ये चीज़ तो अपने को बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जैसे ही फुल स्टॉप आ जाए तो वहाँ पर अपने को किसका प्रयोग करना है, एंड का प्रयोग करना है। अब देखो 3 शब्द लिखने अपने को, जैसे ऊपर लिखे थे, तो एक शब्द तो आ गया। अब दूसरा यहाँ पर सैड था, यहाँ पर तो सैड क्यों था, क्योंकि इस वाक्य में कहीं पर भी सेकंड पर्सन नहीं है, इसलिए सैड है। अब देखो बात अपन इस सेंटेंस की करें तो बेटा इसमें तो यू आ गया, और यू क्या है, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो इस स्थिति में यहाँ पर जो सैड टू है वो किस में बदला गया, टोल्ड में। तो यहाँ पर आ जाएगा टोल्ड। आया समझ में। देखो दोनों वाक्यों की कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर सैड क्यों आया था, क्योंकि इस वाक्य में ये जो सेंटेंस है हमारा, इस सेंटेंस में कहीं पर भी सेकंड पर्सन नहीं आया। सेकंड पर्सन नहीं आया तो अपन ने कर दिया सैड। अच्छा अब बात करें इसमें, तो एंड तो वो आ ही गया। यहाँ पर टोल्ड क्यों आया, क्योंकि इस वाक्य में यहाँ पर ये बेटा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को बदलने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, टोल्ड। इन दोनों में कंपैरिजन हो गया ना कि यहाँ पर सैड क्यों आया और यहाँ पर टोल्ड क्यों आया, बस अपने यही समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया टोल्ड। अब चूंकि साधारण वाक्य है तो साधारण वाक्य के कोमा, यहाँ पर भी कोमा, इनवर्टेड कोमा थे, यहाँ पर भी कोमा, तो यहाँ पर किस में बदला जाएगा, दैट में। तो यहाँ पर आ गया। आया भी समझ में कि इसमें और इसमें क्या अंतर है। यहाँ पर केवल एक शब्द का ही है, यहाँ पर सैड, सैड इसलिए आया क्योंकि इस वाक्य में सेकंड पर्सन नहीं है। यहाँ पर टोल्ड इसलिए आया क्योंकि इस वाक्य में सेकंड पर्सन, बाकी एंड और दैट तो सेम ही है, ठीक है ना। अब इसके आगे का वाक्य बदलेंगे। अब इसमें आगे क्या है, दे। दे क्या है बेटा, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज, ठीक है ना। थर्ड पर्सन को अपन किसी में भी नहीं बदलते हैं। तो दूसरी बात, थर्ड पर्सन को बदलते किसी में नहीं है, लेकिन जैसा वो केस आ रहा है, सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस आ जाएगा, पजेसिव केस है तो पजेसिव केस आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसा केस आ रहा है वैसा वैसा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, दे है, तो यहाँ पर दे का क्या आ गया, दे, क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज होता है तो यहाँ पर दे आ गया। अब है यहाँ पर हैव टू, तो हैज हैव को किस में बदलते हैं, हेड में बदलते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, हेड, और टू का टू, ठीक है। आगे वह हैज हैव को अपन हेड में बदलते हैं तो हेड आ गया, टू का टू। अब है यहाँ पर बिलीव। बिलीव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में बदलते हैं, सेकंड फॉर्म में। लेकिन बेटा यहाँ पर भी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। क्यों, अब ये तो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने एक तो यहाँ पर आपको ये बताई थी, ये कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। मॉडल है, उस मॉडल के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा दूसरा नियम मैंने यहाँ पर ये बता रखा है कि यहाँ पर टू के बाद है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जनरली साधारणतः अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बदली जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म में। क्यों, क्योंकि बेटा टू है ना, टू ये एक इन्फिनिटी वर्ब है,
ठीक है ना, इन्फिनिटिव वर्ब है। अच्छा, इस इन्फिनिटिव वर्ब की क्या पहचान होती है कि टू के बाद या इन्फिनिटिव वर्ब के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट, जैसे मॉडल के बारे में बताया था ना कि मॉडल के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी यही नियम होगा कि इन्फिनिटिव वर्ब है टू, और टू के बाद किसका प्रयोग होता है, हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर बिलीव का क्या आ जाएगा, बिलीव ही आ जाएगा। आया समझ में कि यहाँ पर बिलीव का बिलीव क्यों आया, क्यों, क्योंकि ये टू एक इन्फिनिटिव वर्ब है और इसके साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। नियम वही है, चाहे डायरेक्ट में हो, इनडायरेक्ट में, एक्टिव में, पैसिव में, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में, कहीं पर भी हो, इसके साथ टू के बाद हमेशा ही किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो बिलीव का बिलीव आ गया। अब है यहाँ पर ऑन, तो ऑन का क्या गया, ऑन। यू क्या है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को किसके अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है भाई इसका, हिम, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट क्या इसका, हिम। अब वहां पर केस देखो कौन सा है, वहां पर केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस है भाई। यहाँ पर जो ये वाक्य में प्रयुक्त यू है, ये कोई क्या है तो सेकंड पर्सन, लेकिन केस क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस। क्यों, क्योंकि एक तो ये 3 नंबर के बाद आ रहा है। अच्छा, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पर वाक्य रीस्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, फुल स्टॉप लग जाता है, वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे। तो फुल स्टॉप यहाँ से लगा, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। यदि आप ऑन को नहीं मानते तब भी 1 2 3 और 4। और मैंने क्या बता रखा है कि यदि यू 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर आए, या क्रिया या सहायक क्रिया से पहले आए तो वो सब्जेक्टिव केस। यदि यू 4 नंबर पर, 5 नंबर पर, 6 नंबर पर या क्रिया व सहायक क्रिया के बाद आए तो वो ऑब्जेक्टिव। तो देखो, एक तो ये 4 5 नंबर पर आ रहा है, ठीक है ना, फिर यहाँ पर क्रिया ये वर्ब थे ना, ये इसके बाद आ रहा है, तो ये क्या होगा यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव केस। पता लग गया ना, ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो हिम का भी क्या लें अपन, ऑब्जेक्टिव केस। पर जैसा अपन आरएस में जैसा केस आ रहा है वैसा ही क्या लेंगे, अपन केस लेंगे। तो यहाँ पर ये यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो अपन हिम का भी क्या लेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। और हिम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या जाएगा, हिम हो जाएगा। आए समझ में। तो इस तरीके से जो हमारा वाक्य है वो बन गया, द टीचर टोल्ड हिम दैट ही शुड ओबे हिज एल्डर्स एंड टोल्ड दैट। देखो, मेन जो चीज़ मेरा यहाँ पर ये वाक्य देने का पर्पस था, दोनों जो सेंटेंस थे, ये जो 2 सेंटेंस करवाए आप, ये जो दोनों सेंटेंस हैं, ये दोनों सेंटेंस करवाने का पर्पस क्या था कि अब तक आप आरएस में केवल एक वाक्य समझते थे, एक वाक्य आता था। अब यदि आरएस में ही 2 वाक्य आ जाएं तो अपन कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो मेरा यहाँ पर ये जो देने का पर्पस था ये था कि आरएस में यदि 2 सेंटेंस आ जाएं तो, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर तो एंड टोल्ड दैट और यहाँ पर एंड सेड दैट, ये दोनों आगे समझ में, तो वाक्य हो गया एंड टोल्ड दैट दे हैड टू बिलीव ऑन हिम। ठीक है भाई, इस तरीके के वाक्य पिछले 2 साल, इस कोरोना को छोड़कर यदि पिछले 2 साल की बात करें तो इस प्रकार के जो हमारे सेंटेंस हैं वो परीक्षा में जर्नली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको अपना ध्यान से समझना है, ठीक है ना। कल है संडे, कल की रहेगी छुट्टी। अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी मंडे को, ठीक है। अगर कोई वाक्य समझ में नहीं आ रहा है तो आप पर्सनली फ़ोन कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस